अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल डॉगमा के बारे में। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह उम्मीद है रीड किया होगा बुक से, लेकिन आज आपको जो है इम्पोर्टेंट तरीके के साथ सारा कुछ डिटेल से दोबारा समझा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ टेस्टों के बारे में आपसे मैं डिस्कस कर लूँ। एक टेस्ट आप लोगों का आज है, एक टेस्ट आप लोगों का कल है। जो टेस्ट आप लोगों का आज है वो FLP है। FLP के अंदर जो सिलेबस होगा वो लास्ट जो हमने यूनिट ख़त्म किया है, यूनिट नंबर 2, वही सिलेबस होगा, यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसके अंदर एंजाइम्स वाला टॉपिक भी ऐड था। और जो कल टेस्ट होगा यानी बायोलॉजी का टेस्ट नंबर 3 कल जो होगा वो क्रोमोसोम्स एंड DNA के यूनिट का होगा। आज इंशाल्लाह मैं सेंट्रल डॉगमा कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। एंजाइम्स का फंक्शन दोबारा बता दें हैदर साहब। ये चीज़ जो है ना ये अब नहीं हो सकती क्योंकि हम लोग टॉपिक से हट जाएंगे। आप वो वाला लेक्चर दोबारा सुन लें, ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर वहीं पर ही पड़ा होता है। आप उसको जितनी मर्तबा चाहें दोबारा सुन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने इन एंजाइम्स के फंक्शन कई मरतबा कल वाले लेक्चर में रिपीट किए हैं। सो बाकी स्टूडेंट्स का भी टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग जो है अगर आप लोगों को रिपीट करवाना हो तो आप वो लेक्चर दोबारा सुन लिया करें, ठीक है जी। स्टूडेंट्स किसी को भी अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है जिसको रिपीट करवाना होता है, सो आप जो है कल जो लेक्चर हुआ है या किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो उसको रिपीट करके दोबारा सुन लिया करें। लेक्चर वैसे भी शेड्यूल के अंदर पड़ा हुआ होता है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लें जी, आज के लेक्चर में हमने सेंट्रल डॉगमा को एक्सप्लेन करना है। उस्मान साहब फरमा रहे हैं DNA पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दें। बेटे उसमें जितने सब यूनिट्स हैं ना उनके नाम याद करनी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। सो जो चीज़ पेपर वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको करने का कोई फायदा नहीं है। उसके सब यूनिट्स होते हैं, बीटा सब यूनिट्स, टॉ सब यूनिट्स, थीटा सब यूनिट्स। तो वो सब यूनिट्स हैं सारे जो आपकी बुक में क्लियर भी नहीं शो हो रहे हैं। सो उन सब यूनिट्स इतना पता होना चाहिए कि आपको DNA पॉलीमरेज 3 के बहुत ज़्यादा सब यूनिट्स होते हैं। उन सब यूनिट्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वो रट्टा लगाने वाली बात हो जाएगी। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा इज द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। इसका जो मतलब है मरकजी असूल, किसी भी जीन को एक्सप्रेस करने का जो बुनियादी तरीका होता है उसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। और ये जो सेंट्रल डॉगमा होता है ये किस तरह से जीन को एक्सप्रेस करता है, ध्यान से आप लोगों ने इस पिक्चर को देखना है। आपको पता है जीन जो है ना ये DNA के ऊपर पड़ी होती है। अगर ये एक DNA है, ये एक DNA है, सपोज करें ये एक DNA है। अब इस DNA के ऊपर अगर एक जीन को मैं खोलूं, यहाँ पे ये जीन मैंने खोली है, ये जीन मैंने खोल दी। अब इस जीन के अंदर आपको पता ना 2 किस्म के स्ट्रैंड्स होते हैं। 2 किस्म के इस जीन के ऊपर स्ट्रैंड्स होंगे। इन दोनों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपका DNA है और DNA के ऊपर ये आपके पास जीन पड़ी हुई है, ये जीन है। इस जीन का ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को अगर हम लिखें, सपोज यहाँ पे A है, A के सामने T है, T के सामने जो है वो G है, G के सामने ATC, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ TAA। ये मैंने एक सीक्वेंस मेंशन किया है इस स्ट्रैंड का। और इसका अपोजिट जो सीक्वेंस होगा, A के सामने T होगा, T के सामने A होगा, G के सामने C होगा, A के सामने T होगा, फिर T के सामने A होगा, फिर C के सामने G होगा,
और टी के सामने यहाँ पे ए होगा और फिर ये दो ए हैं, इनके साथ हम टी लगाएंगे। ये एक जीन का आपके सामने सीक्वेंस है, दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये एक स्ट्रैंड है 3 to 5 और ये एक स्ट्रैंड है सपोज 5 to 3, दोनों स्ट्रैंड आपके सामने शो हो रहे हैं। ये जीन का मैंने एक छोटा सा सीक्वेंस लिखा, हालांकि जीन का सीक्वेंस इससे बहुत बड़ा होता है, ये मैंने छोटा सा आपके सामने सीक्वेंस लिखा है, ठीक है जी। अब इस सीक्वेंस से बनेगा आरएनए। जो आरएनए बनेगा वो किस प्रोसेस से बनेगा, उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए बनता है तो जीन अपनी एक कॉपी तैयार करती है, एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार करती है, उस ट्रांसक्रिप्ट को हम आरएनए का नाम देते हैं और वो आरएनए मैसेंजर आरएनए होता है। अगर ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसके मुताबिक कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल ऑपोजिट हमारा मैसेंजर आरएनए तैयार होगा। और अगर मैं इसको अगर मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर लूं, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर लूं, तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो मैसेंजर आरएनए तैयार होगा मेरे पास, उसका सीक्वेंस क्या आएगा, ध्यान से नोट कर लें। टी के सामने हमेशा ए लगेगा, आके टी के सामने ए लगेगा, ए के सामने क्या लगेगा, टी लगता है ना, लेकिन आरएनए में टी नहीं होती, आरएनए में टी की जगह यू होता है, तो ये यू आ जाएगा। सी के अपोजिट जी लगता है, फिर टी के अपोजिट ए लगेगा, ए के अपोजिट टी नहीं लगेगा क्योंकि ये आरएनए है, तो यहाँ पे यू लगेगा। जी के अपोजिट सी लगेगा, ए के अपोजिट टी लगना चाहिए लेकिन आरएनए में यू लगता है, और दो टी के अपोजिट ए लगेगा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर यूज करके बनाया जाता है, लेकिन जब बाद में हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसका जो सीक्वेंस है वो ऊपर वाले स्ट्रैंड से मैच कर रहा होता है, क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रैंड भी इसके अपोजिट है और ये भी इसके अपोजिट है। बस फर्क ये है, अगर आप इस स्ट्रैंड को आरएनए से कंपेयर करें तो सिर्फ टी की जगह यू लगा नजर आएगा, बाकी सारा सीक्वेंस वही है जो कि ऊपर वाले स्ट्रैंड का है। सो इसके मुताबिक हमने क्या तैयार किया, आरएनए तैयार किया, इसको हम टेम्पलेट का नाम देंगे, और जिसके मुताबिक तैयार नहीं किया उसको हम कोडिंग का नाम देंगे, सेंस स्ट्रैंड का नाम भी देंगे, और उसको हम जो है ये देखें, इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड का नाम भी देंगे, इसको हम सेंस स्ट्रैंड का नाम भी देंगे, और नीचे वाले स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का नाम भी देंगे, और इसको हम टेम्पलेट का नाम भी देंगे क्योंकि इसी को देखकर आरएनए तैयार किया गया, और इसको हम एंटी सेंस का नाम भी देंगे। सो 3 नाम है इसके जिसके मुताबिक आरएनए तैयार हुआ है। लेकिन तैयार होने के बाद जब देखा तो इसका सीक्वेंस मैच किससे हो रहा है, ऊपर वाले ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से जो कि कोडिंग स्ट्रैंड है। ये जीन के 2 स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए का 1 स्ट्रैंड है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो सेंट्रल डोग्मा का पहला स्टेप बच्चों क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो गई है, इस जीन की ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो गई है। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब एक कॉपी तैयार हो गई है, एक पेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन जीन की थी वो अब वो इंफॉर्मेशन आरएनए के ऊपर लिखी हुई है। अब ये इंफॉर्मेशन 3 की कोड्स की शक्ल में ट्रांसलेट होगी, ये एक कोड, ये 2 कोड और ये तीसरा कोड। वैसे तो बहुत ज्यादा कोड्स होते हैं लेकिन चूंकि बोर्ड पे जगह कम है तो ये 3 कोड्स हैं, इनको हम कोडॉन्स का नाम देते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, कोडॉन। जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3 के कोड्स होते हैं इनको हम कोडॉन्स का नाम देते हैं। हर एक कोडॉन एक जो है अमीनो एसिड को कोड करता है। अब एयूजी, आगे मैं सारा टेबल आपको समझाऊंगा जेनेटिक कोडॉन में। एयूजी जो है ना, ये इसके ऊपर ये लिखा होता है कि यहाँ पे मिथियोनिन लगेगा अमीनो एसिड, मिथियोनिन अमीनो एसिड लगेगा। एयूजी मिथियोनिन लगाएगा, एयूजी के अकॉर्डिंग मिथियोनिन लग गया, एक अमीनो एसिड आ गया मिथियोनिन। दूसरा जो कोडॉन है एयूसी, एयूसी जो कोडॉन है ये आइसोल्यूसिन को कोड करता है। ILE मैं लिख रहा हूं, 2 अमीनो एसिड लग गए। UAA इट इज द स्टॉप कोडॉन, सो ये किसी भी अमीनो एसिड को यहाँ पे नहीं लगाएगा, तो आखिर में क्या लग जाएगा, स्टॉप कोडॉन लग जाएगा। अब ये कोडॉन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। ये देखें 2 मैंने अमीनो एसिड लगाए हैं,
इसी तरह बहुत ज्यादा अमीनो एसिड जो है वो इसके साथ लगते चले जाएंगे और आपके पास क्या तैयार हो जाएगी, मैसेंजर आरएनए से एक प्रोटीन, एक बहुत बड़ी प्रोटीन तैयार हो जाएगी। ये जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन तैयार होती है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होता है उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे और एक वीडियो के जरिए भी इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मैंने सेंट्रल डॉगमा के सिर्फ 2 स्टेप्स आपको बताए हैं। सेंट्रल डॉगमा में मरकजी जो असूल है, इस मरकजी असूल में आपका टारगेट होता है प्रोटीन बनाना, क्योंकि सारे फंक्शन प्रोटीन ने प्ले करने होते हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने का किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, प्रोटीन बनाने का किसी को पता ही नहीं है। वीडियो नहीं आ रही, चेक करें सर, वॉइस आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। देखिए आपकी वीडियो नहीं आ रही होगी, बाकी सबकी वीडियो ठीक आ रही है। अच्छा जी, लें जी, यहां पे देखें हमारा मेन टारगेट था प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स को जोड़ना कैसे है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, कौन कौन से अमीनो एसिड जोड़ने हैं, कितनी बड़ी प्रोटीन तैयार करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी हुई है, जीन के ऊपर ये लिखी हुई है इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप सेल ड्रॉ करें, सेल के अंदर ये इंफॉर्मेशन तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ी होती है, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर। सो प्रोटीन तैयार करनी है राइबोसोम ने, ये बाहर राइबोसोम पड़ा हुआ है, इसने तैयार करनी है। सो राइबोसोम ने प्रोटीन तैयार करनी है, लेकिन तैयार कैसे करनी है वो नक्शा, वो सारा डीएनए के ऊपर पड़ा हुआ है। सो ये डीएनए अपना ये नक्शा, ये मैप मैसेंजर आरएनए की शक्ल में राइबोसोम तक भेजेगा। ये आरएनए फिर न्यूक्लियर पोर से निकलकर राइबोसोम के पास आएगा, और वो सारा नक्शा जो डीएनए के ऊपर लिखा हुआ था कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन तैयार करनी है, वो आरएनए लेकर आएगा, राइबोसोम को देगा, राइबोसोम रीड करेगा, रीड करके इसको जोड़कर अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन तैयार कर देगा। सो प्रोटीन काफी लंबी होगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि जगह कम है तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि किस तरह से प्रोटीन तैयार होगी। ये सेंट्रल डोग्मा है। तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन इसी तरीके से बनती है, और तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसको सेंट्रल डोग्मा इसीलिए कहा जाता है कि काम तो प्रोटीन ने करना है, तो प्रोटीन बनने का जो सारा मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, बुनियादी असूल। जीन एक्सप्रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीन डीएनए के ऊपर थी, इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, अपनी मालूमात, अपना नक्शा राइबोसोम को दिया, राइबोसोम ने वो नक्शा पढ़कर क्या किया, उसके मुताबिक तैयार कर दी जी प्रोटीन। सो राइबोसोम ने नक्शे को पढ़कर, जो कि नक्शा आरएनए लेकर आया, उसको पढ़कर प्रोटीन तैयार कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल डोग्मा। ये इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को। अगर इंट्रोडक्शन से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से मुझसे पूछ लें ताकि मैं आपको बता दूं। हाँ जी बच्चों, एनी क्वेश्चन फ्रॉम इंट्रोडक्शन। यहां पे एक और बात नोट कर लें कि ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्ट बनता है आरएनए की शक्ल में, कॉपी बनती है जीन की। और ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। तो यहाँ पे जबान चेंज नहीं हुई, लेकिन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स की बनी है। तो न्यूक्लियोटाइड्स की जो जबान है वो अमीनो एसिड्स की जबान में तब्दील हो गई, इसलिए जबान की तब्दीली की वजह से इसको हमने ट्रांसलेशन का नाम दिया। ठीक है जी। देखिए आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज है, कोड, नक्शा, इंफॉर्मेशन, और प्रोटीन बनी है अमीनो एसिड की। सो ये लैंग्वेज चेंज हुई तो यहाँ पे हमने इसको ट्रांसलेशन का नाम दिया। ठीक है जी। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन डिटेल से किस तरह से होगी। ट्रांसक्रिप्शन समझने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए आप लोगों ने एक चीज नोट कर लेनी है कि ट्रांसक्रिप्शन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन इज द मेथड जिसमें डीएनए से कॉपी तैयार होती है आरएनए की, डीएनए से, डीएनए की एक कॉपी यानी जीन की कॉपी तैयार होती है, और वो कॉपी
आरएनए की शक्ल में होती है। और बच्चों सर टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, नहीं टेम्पलेट को कोडिंग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि टेम्पलेट्स का तो ऑपोजिट बनेगा ना आरएनए, क्योंकि बेस पेयरिंग होती ही ऑपोजिट है, बेस पेयरिंग ऑपोजिट होती है। सो ऑपोजिट वाले को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। एंटीकोडॉन वगैरह सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिलहाल आप इस पे नोट करें। मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, अब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन की डिटेल जो है वो नोट की तरफ लेकर जा रहा हूं। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है जिसने डीएनए से आरएनए बनाना, दैट एंजाइम इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए कैसे तैयार करता है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? ये आके इनिशिएट करवा देता है रिएक्शन को, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही होता है, सिंगल ही होता है, और वो ही हर किस्म का आरएनए तैयार करता है। एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, हर किस्म का आरएनए तैयार करता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर इसकी 3 टाइप्स होती हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ये किसमें होती हैं बच्चों? यूकैरियोट्स में होती हैं। और ये तीनों आरएनए की टाइप्स को बनाती हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज जो 2 है ये मैसेंजर आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। किनके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक अकेला आरएनए जो है, आरएनए पॉलीमरेज सारे काम कर रहा होता है। ये बात आप लोगों ने समझ ली। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज काम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही करता है। सो इसकी और डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन काम करने की सेम ही है। अब हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ, स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी जीन है, सपोज करें ये इतनी बड़ी जीन है, ये जीन है आपकी, ठीक है, मैं आपको स्ट्रेट चेन डीएनए का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। ये आपकी जीन है, इसका जो आपके पास सीक्वेंस है वो 5 to 3 है, और नीचे वाले स्ट्रैंड का 3 to 5 है। ये जीन है। इस जीन में आपने याद रखना है कि इतना हिस्सा जो होता है ना, इतना हिस्सा मेन जीन का होता है। इतना हिस्सा मेन जीन का होता है। जीन से पहले वाला जो हिस्सा होता है उस हिस्से को प्रोमोटर कहते हैं। ये बात याद रख लें। जीन से पहले वाला जो टुकड़ा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टुकड़े को प्रोमोटर कहते हैं। उस टुकड़े को प्रोमोटर कहते हैं। और जीन के एंड पर एक टुकड़ा होता है, उसको टर्मिनेटर कहते हैं। These are the 3 components of gene. These are the 3 components of gene. पहला कंपोनेंट जो है वो प्रोमोटर है, दूसरा कंपोनेंट मेन जीन है, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो टर्मिनेटर है। ये बात नोट कर लें। प्रोमोटर क्या करता है और यहाँ पे क्यों मौजूद है वो समझ लें अच्छी तरह। आरएनए पॉलीमरेज ने चूंकि इस जीन की कॉपी तैयार करनी है, इतने हिस्से की कॉपी तैयार करनी है, ये डीएनए है और ये क्या बन गया आपके पास? आरएनए। तो इतने हिस्से की कॉपी आरएनए की शक्ल में आएगी, लेकिन ये बनानी किसने? आरएनए पॉलीमरेज ने। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर जाकर बाइंड होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो मैंने यहाँ पे बाइंड किया। जीन के शुरू में प्रोमोटर जो लगा हुआ है वहां पे ये एंजाइम आकर अटैच होता है, बाइंड होता है, और उसके बाद वो जीन की कॉपी तैयार करना शुरू करता है, जो कि इतनी आपके पास कॉपी है। सो प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ बाइंडिंग कैसे करता है? सो बाइंडिंग के अंदर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। बाइंडिंग प्रोमोटर के साथ बाइंडिंग साइट्स के जरिए होती है। प्रोमोटर के अंदर बाइंडिंग साइट्स होती है। बाइंडिंग साइट का मतलब है वो जगह जहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा आके, एवं नहीं कहीं पे आके बाइंड हो जाएगा। डीएनए के ऊपर प्रोमोटर है, प्रोमोटर के ऊपर कुछ स्पेसिफिक जगह होती है
जहां पर ये एंजाइम आकर बाइंड होता है और जीन की एक्सप्रेशन स्टार्ट करता है। उन जगहों को बाइंडिंग साइट्स कहते हैं। ये जगह प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, दोनों में होती हैं। इनका सीक्वेंस याद कर लें। दो बाइंडिंग साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है TTGACA, ये एक सीक्वेंस है जो प्रमोटर के अंदर आपको मिलेगा, TTGACA। और उसके बाद दूसरा है सीक्वेंस TATAAT। ये दो सीक्वेंसेस हैं जो कि बाइंडिंग साइट्स हैं। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इनकी लोकेशन आपको बताने के लिए मैं बताऊं, TTGACA जो है ना, ये मौजूद होगा -35 सीक्वेंस पे। -35 का मतलब है जीन से 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे, इस जगह पर। -35 का मतलब है जीन से 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे। और यूकैरियोट्स में ये मौजूद होगा -75 पे, यानी जीन से 75 न्यूक्लियोटाइड पीछे TTGACA का सीक्वेंस होगा जो एंजाइम्स को अपनी तरफ खींचेगा। उसके बाद दूसरा सीक्वेंस है TATAT। ये मौजूद होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर -10 सीक्वेंस पे, मीन जीन से 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे। और जो यूकैरियोट्स है उनमें ये -25 यानी जीन से 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। सो ये लोकेशंस प्रोकैरियोट्स में हैं और ये लोकेशन यूकैरियोट्स में आपको मिलेंगी। इनको याद रखने के लिए फॉर्मूला है तुत जैसा, और इसको याद रखने के लिए फॉर्मूला टाट। ये फॉर्मूले याद कर लें जल्दी से, ठीक है। जल्दी से इनको याद कर लें। प्रोमोटर के अंदर, अब मैं ये रिपीट कर रहा हूं बच्चों, प्रोमोटर के अंदर दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो एंजाइम को अपने साथ जोड़ती हैं। ये जीन से पीछे होती हैं। माइनस का मतलब है जीन से पीछे हैं। अगर कहीं प्लस लिखा हो तो इसका मतलब ये आगे वाली सीक्वेंस की बात हो रही है। माइनस का मतलब है जीन से पीछे हैं। दो जगह हैं जो एंजाइम को अपने साथ बाइंड करती हैं और बाइंड करके जो है ना एंजाइम को कहती है चलो जी अपना काम शुरू करो। पहली जगह तुत जैसा TTGACA सीक्वेंस होगा और दूसरा जो है वो क्या होगा, टाट। तो ये दो सीक्वेंस हैं। साइट्स का मतलब जगह हैं, दो जगह हैं जहां पे एंजाइम आकर बाइंड करेगा। एंजाइम अपना काम शुरू करेगा 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर। वो कैसे शुरू करेगा ये देखें। अगर ये दो स्ट्रैंड्स हैं तो जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी जो डायरेक्शन है वो 5 to 3 है। सो इसके ऊपर बनने वाले RNA की डायरेक्शन जो होगी, RNA की जो डायरेक्शन होगी वो 5 to 3 बन जाएगी। 5 to 3 ये RNA बनेगा और RNA बनकर निकल जाएगा। और इस रूल के मुताबिक इस RNA का सीक्वेंस टेम्पलेट के ऑपोजिट होगा। टेम्पलेट के ऑपोजिट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो मैच किससे करेगा? ऊपर वाले से। इसलिए ऊपर वाले को मैं क्या कहूंगा? कोडिंग स्ट्रैंड का नाम दूंगा। ठीक है, इसको मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन नहीं किया था कि क्यों मैच करेगा। जो टेम्पलेट है जिसको देखकर आरएनए बन रहा है उसके तो अपोजिट बनेगा। टी के सामने ए लगेगा, ए के सामने यू लगेगा। अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। लेकिन जब आप इसको मैच करेंगे तो ये मैच किससे कर जाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड्स के साथ। जो सेंस स्ट्रैंड है उससे मैच कर जाएगा। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड को कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड भी कहेंगे और नीचे वाले जिसको देखकर आरएनए तैयार हुआ है उसको नॉन कोडिंग, टेम्पलेट और एंटी सेंस कहेंगे। सो नॉन कोडिंग, टेम्पलेट या एंटी सेंस यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए और कोडिंग का मतलब है कोड इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, जल्दी से इस बात को जो है वो दोबारा से आप देख लें। जब टेम्पलेट का ऑपोजिट सीक्वेंस तैयार होगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले से मैच कर जाएगा। तो कोड इसका इस्तेमाल हुआ लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये इस्तेमाल हुआ। सो जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल हुआ वो नॉन कोडिंग या टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब है सांचा, जिसको देखकर कोई चीज बनाई जाए। लेकिन जब वो बन जाए तो वो मैच किससे कर रही होगी? ऊपर वाले कोडिंग स्ट्रैंड के साथ। ले जी, अब ये आरएनए 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर बनकर कैसे निकलेगा? समझें, बन के निकल गया।
जब ये बन के जो है वो निकल जाएगा, 3 स्टेप्स के अंदर ये काम होगा, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। एंड पे एक जो है ना वो आएगा स्टॉप कोडॉन, और वो स्टॉप कोडॉन इसको रोक देगा अमल को, और आरएनए बनकर निकल जाएगा। अब मैं आपको स्टेप्स तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा जान के, क्योंकि वो मैंने एनिमेशन में आपको एक्सप्लेन करने हैं। जो चीजें एनिमेशन में नहीं थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब एक और चीज समझ लें, पीटीएम समझ लें। समझे, आरएनए बन गया है तो उसके बाद पीटीएम होती है। पीटीएम क्या होती है? पीटीएम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। अगर ये एक डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बन गया, अब इस आरएनए ने कहां पर जाना है? अपना कोड लेकर राइबोसोम के पास जाना है। काफी लंबा सफर है, चेक करें। इस आरएनए ने यहां से सफर करके इधर तक आना है, राइबोसोम तक आना है। इस सफर के दौरान कई एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस, फॉस्फेटेज, वो इस आरएनए को तबाह कर सकते हैं। सो इसकी तबाही से बचने के लिए आरएनए क्या करता है? आरएनए पीटीएम करता है। पीटीएम मीन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये अगर आरएनए है तो इसके साथ 2 काम होंगे। पहला काम क्या होगा? इसके साथ इसकी कैपिंग होगी। कैपिंग होगी 5 प्राइम एंड पर, कैपिंग एट 5 प्राइम एंड, और कैप किसकी जो है वो अटैच होगी? 7 मिथाइल जीटीपी। एक नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो 5 प्राइम एंड पर इस जगह आकर अटैच हो जाएगा। ऐसे कैप अटैच हो गई 5 प्राइम एंड पर। ये कैप क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है, स्पेशल न्यूक्लियोटाइड है 7 मिथाइल जीटीपी, यानी आरएनए के इस एंड पर कैप लग गई। और दूसरा काम इसकी टेल होगी, जिसका नाम है पॉली एडिनाइलेशन, यानी एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होंगे, जिसको हम पोली ए टेल का नाम भी देते हैं। यानी यहाँ पे एक टेल लग जाएगी, 3 प्राइम एंड के ऊपर टेल लगेगी, और इस टेल के अंदर काफी ज्यादा ए वाले न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ये टेल और कैप जब लग जाएगी ना आरएनए के दोनों एंड्स के ऊपर, अब ये आरएनए सेफ है, अब इसको कुछ नहीं होगा। अब ये जो आरएनए है, इसके एक एंड पर कैप लग गई 5 प्राइम एंड पर, और 3 प्राइम एंड पर एक टेल लग गई, ये वाली टेल लग गई, पोली ए टेल, यानी काफी ज्यादा ए वाले न्यूक्लियोटाइड आके लग गए हैं। अब ये आरएनए महफूज है, अब इसको कोई एंजाइम तबाह नहीं कर सकता। सो ये सिर्फ काम किस में होता है? यूकैरियोट्स में होता है, जहां पे उसको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। डीएनए से बनने के बाद उसको राइबोसोम तक पहुंचना पड़ता है। सो उसके दरमियान में, उस सफर के अंदर उसको कई एंजाइम तबाह कर सकते हैं। सो उनसे बचने के लिए वो 5वें एंड पर, 5 प्राइम एंड पर कैप कौन सी है? 7 मिथाइल जीटीपी, और टेल कौन सी है? पोली ए टेल, ये 3 प्राइम एंड पर आके अटैच होती है। अब ये महफूज है, अब जो है ये किसी भी चीज से तबाह नहीं हो सकता। अब ये महफूज और बिल्कुल सेफली राइबोसोम तक पहुंच जाएगा, और उसको जाकर अपनी इंफॉर्मेशन भी दे देगा, और उससे प्रोटीन भी बनवा लेगा। सो ये 2 काम बड़े इंपॉर्टेंट है जो यूकैरियोट्स में होते हैं। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू नोट करें, मैसेंजर आरएनए in eukaryotes is vulnerable to option number 1 phosphatase, option number B है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर C है अमाइलेज, और ऑप्शन नंबर डी है यानी डेल्टा है बोथ ए एंड बी। मैसेंजर आरएनए को किस किस एंजाइम से खतरा होता है? जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे बताएं, कौन कौन से एंजाइम से मैसेंजर आरएनए को खतरा होता है? जल्दी से देखें। हाँ जी, वेरी गुड, ए एंड बी। फॉस्फेटेज से भी खतरा होता है और न्यूक्लियस से भी खतरा होता है। सो वो बचता कैसे है इन खतरों से? वो अपने 5वें एंड पर कैप लगा लेता है, और 3rd एंड पर, 3 प्राइम एंड पर टेल दुम लगा देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है और सेफली राइबोसोम तक पहुंच जाता है। लें जी, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आरएनए बनकर राइबोसोम तक पहुंच गया। अब राइबोसोम ने प्रोटीन तैयार करनी है। प्रोटीन तैयार करने से पहले
वो राइबोसोम के ऊपर लिखा हुआ कोड पढ़ेगा। कोड पढ़ने के लिए आपको जेनेटिक कोड का टॉपिक आना चाहिए। जेनेटिक कोड में सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, जबकि 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की, 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड की। तो किस तरह से कोड 20 अमाइनो एसिड्स के लिए इंफॉर्मेशन देंगे। तो केस नंबर वन कि एक बेस हो और एक ही अमाइनो एसिड हो, क्या ये पॉसिबल है? इस तरह तो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड्स का कोड बन सकता, सो ये रिजेक्ट हो गया। यानी एक बेस एक अमाइनो एसिड का कोड नहीं बना सकती। केस नंबर 2 ये है कि 2 बेसिस का एक कोड होता, यानी एक अमाइनो एसिड का कोड होता। लेकिन यहां पे देखें, अगर हम 2 बेसिस का एक कोड लें तो आपके पास 4 बेसिस हैं, 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 4⁻², 16 कोडॉन्स आ जाएंगे आपके पास, 16 कोड्स आ जाएंगे, जो कि कम है। 16 कोड्स कम है, आपने 20 पूरे करने हैं। सो आप 2 की कॉम्बिनेशन वाले जेनेटिक कोड नहीं बना सकते। सो 3 के बना के चेक करते हैं। 3 में अगर आपके पास 3 बेसिस का एक कोड हो, ये सारे ना हाइपोथेसिस हैं, साबित नहीं हुए, भी साबित बाद में करेंगे। अगर 3 बेसिस का एक कोड हो, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड हो, तो हम कहेंगे जी 4⁻³ 64 कोडॉन्स आपके पास आएंगे। अब 64 कोडॉन्स 20 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये एक्सेप्ट होने के बाद आपकी बुक में साइंसदानों के नाम भी लिखे हुए हैं, जो इन कोडॉन्स को टेस्ट करते हैं, यानी कि इनको प्रूफ भी करते हैं कि वाकई ये कोडॉन्स अमाइनो एसिड्स के लिए हैं भी कि नहीं। सो ये मोर देन एनफ है। ये क्या है? ये मोर देन एनफ कोड्स हैं, ये इजीली 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटी सी 2 मिनट की एक्टिविटी है, कुछ एमसीक्यू जेनेटिक कोड में से आते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू आपके पास आ सकता है कि स्टार्ट कोडॉन हमेशा कौन सा है? स्टार्ट कोडॉन हमेशा AUG है। स्टार्ट कोडॉन इज ऑलवेज AUG, और AUG जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है उसका नाम है मेथियोनिन। मीन जहां पर भी AUG कोड आ जाए, इसका मतलब वहां पे मेथियोनिन को लाके अटैच करना पड़ेगा। 3 स्टॉप कोडॉन है, उनको याद करें, ये एमसीक्यूज में याद करने पड़ेंगे आपको। 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, 3 स्टॉप कोडॉन में UAA, UGA और UAG है। अब ये बच्चे भूल जाते हैं, इनको याद करने के लिए फॉर्मूला आप लिख लें, आ जा आज। यू तीनों से पहले आप लगा दें, आजा आज लिख के यू तीनों से पहले लगा दें, तो 3 स्टॉप कोडॉन्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है जी, ये भी नोट कर लें फॉर्मूला। स्टार्ट कोडॉन हमेशा एक ही है, सबके अंदर मेथियोनिन को कोड करता है AUG। स्टॉप कोडॉन नॉनसेंस कोडॉन है, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। सो ये आजा आज, सबके साथ यू लगा दिया, आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, सबके साथ यू आपने लगा दिया, आजा आज करके याद हो गया। ठीक है, अब कुछ एक्टिविटी आपके सामने मैंने कहा था होंगी। आप जेनेटिक कोड पढ़ें, जेनेटिक कोड में से मुझे देख के बताएं कि वो कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिनके 6 कोडॉन्स हैं। 6 कोडॉन्स सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, उस अमीनो एसिड का नाम क्या है? जेनेटिक कोड खोलें और उसमें से मुझे देख के बताएं, मैं फिर आपको बाद में इसके जवाब भी बता दूंगा। ठीक है, 6 कोडॉन्स एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, आप मुझे बताएं कि वो कौन कौन से अमीनो एसिड है जिनका एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 6 कोडॉन है, एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है जी, इसका आपको एक और वो मिलेगा, जब 6 एक को कोड कर रहे हैं तो 64 इजीली 20 के लिए पूरे आ जाएंगे। 64 कोडॉन्स 20 को इजीली पूरे आ जाएंगे। वेरी गुड, किस किस के लिए हैं जी? हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट
ल्यूसीन के लिए 6 हैं, वेरी गुड। ल्यूसीन के लिए 6 हैं, वेरी गुड। सीरीन के लिए भी 6 हैं, आर्जिनिन के लिए भी 6 हैं, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, ल्यूसीन के लिए 6 हैं, देखें जरा कोडॉन खोल लें, जेनेटिक कोड 6 किसके लिए हैं, वेरी गुड, ल्यूसीन के हैं। ल्यूसीन के अलावा आर्जिनिन के भी 6 हैं, आर्जिनिन के अलावा सीरीन के भी 6 हैं, सीरीन के भी 6 हैं। तो 3 मशहूर अमीनो एसिड्स हैं, उनके नाम नोट कर लें। सीरीन के लिए 6 अमीनो एसिड 6 कोडॉन्स हैं, उसके अलावा ल्यूसीन के लिए 6 कोडॉन्स हैं, आर्जिनिन के लिए 6 कोडॉन है। इससे यह साबित हुआ कि एक अमीनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हैं, तभी तो 64 जो है 64 जो है वो 20 पे पूरे होते हैं। सो इन 3 को नोट कर लें, ठीक है। ग्लूटामेट के लिए कौन कह रहा है, लें जी, ये याद हो गया सबको। 6 कोडॉन्स एक एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो कोड इस तरह से होगा, जो कोड डीएनए पे लिखा है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, उसके मुताबिक कोड आरएनए पे आएगा, और आरएनए के ऊपर जो कोड आएगा उनको हम 3-3 के सेट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट किया गया, प्रॉपर इनको प्रूफ किया गया कि 3-3 कोडॉन्स एक एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ये कोडॉन्स जाके राइबोसोम को बताते हैं कि फलाना अमीनो एसिड उठा के लेके आए और जो है इसको क्या करें, प्रोटीन को तैयार करें, ठीक है जी। लें जी, अब आपके सामने मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा हूं। वीडियो में ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट आएगा। ट्रांसलेशन जो है ना, उसकी डायग्राम्स बनानी बहुत मुश्किल है। हाँ, वहां पे एक और चीज बड़ी आसान है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज नोट कर लिए सबने बच्चों, ये एमसीक्यूज नोट कर लिए ना सबने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ट्रांसलेशन में, आपको एक ही डायग्राम से सारा कुछ समझा देता हूं। ट्रांसलेशन में ये डीएनए है, सपोज इस डीएनए से, इस जीन से आरएनए तैयार हो गया। दिस आरएनए इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। इधर मौजूद है राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए यहां से सफर तय करता है और आके अटैच हो जाता है राइबोसोम के साथ। मैसेंजर आरएनए आके अटैच हो गया। मैसेंजर आरएनए पे क्या लिखे हुए हैं, कोडॉन्स लिखे हुए हैं, जो मैंने अभी आपको समझाए, ठीक है जी। मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन्स लिखे हुए हैं, वो वाले कोडॉन इसके ऊपर लिखे हुए हैं। अब इस कोडॉन्स को राइबोसोम रीडिंग करता पड़ता है। अच्छा जी, क्या कोडॉन लेकर आए हो, इस तरह से रीड करेगा। अच्छा, AUG लिखा होगा, लो जी मिथ्योनिन को उठा के लाओ, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकता है UC लिखा हुआ है, आइसोल्यूसिन को उठा के लेके आओ। UGU लिखा हुआ है तो सिस्टीन को उठा के लेकर आओ। अब ये राइबोसोम पढ़ता जा रहा है और अमीनो एसिड मंगवा रहा है। अमीनो एसिड कहां से मंगवाएगा, अमीनो एसिड मंगवाएगा ट्रांसफर आरएनए से। ट्रांसफर आरएनए का काम ही अमीनो एसिड को उठा के लाना है। तो ट्रांसफर आरएनए इन अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करेगा, राइबोसोम को लाके देगा। राइबोसोम के अंदर मौजूद है राइबोसोमल आरएनए, वो क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए से अमीनो एसिड्स को लेगा और उनको जोड़कर प्रोटीन तैयार करनी शुरू कर देगा, प्रोटीन तैयार करनी शुरू कर देगा। ये प्रोटीन की चेन बनती चली जा रही है। हर अमीनो एसिड किससे मंगवा रहा है, राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए से। इसीलिए ट्रांसफर आरएनए सबसे पहले क्या करता है, ये अमीनो एसिड को अपने साथ लोड करता है। ट्रांसफर आरएनए अपने साथ अमीनो एसिड को लोड करता है। इस ट्रांसफर आरएनए को अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसने अपने ऊपर अमाइनो एसिड को उठाया हुआ है और ये इसको उठा के कहां लेके जाता है, राइबोसोम के पास। ऐसे ट्रांसफर आरएनए को अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए का नाम देते हैं। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर ही बड़ा प्यारा है, लीफ क्लोवर स्ट्रक्चर, वो मैं आपको भी वीडियो में समझाऊंगा। उसके नीचे एंटीकोडॉन भी होता है, वो एंटीकोडॉन mRNA के कोडॉन के साथ अटैच होता है, और वो कैसे होता है वो आपको बाद में समझाते हैं। लेकिन फिलहाल ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ट्रांसफर आरएनए अपने सर के ऊपर, इस तरह से अपने सर के ऊपर एक अमीनो एसिड उठा के लेकर आता है, और वो अमीनो एसिड उठाने के बाद क्या कहलाता है,
अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, और वो अमाइनो एसिड को लोड करके उठा के, हाँ जी बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी अब जो है दोबारा से वीडियो रिजॉल्व की गई है। हमने काफ़ी चीज़ें और भी करनी थी लेकिन टाइम सारा ज़ाया हो गया। एक एनिमेशन के ज़रिए सारा कुछ जो है वो आपको एक्सप्लेन करके देना था, लेकिन अब जो है वो नहीं हो सकता। तो आपका जो है ना वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं, क्या ख्याल है बच्चों? टेस्ट स्टार्ट करते हैं आपका, ताकि जो है ना आप लोग जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर लें, और कल जो है फिर आपको कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो डिटेल प्रोसेस है वो समझा दूंगा। सो आज जो चीज़ें रह गई हैं वो देख लें, और उसके बाद कल ट्रांसलेशन को डिटेल से मैं समझा के और आपको एनिमेशन वीडियो दिखा के फिर जो है ना ये ख़त्म कर दूंगा। वैसे भी टेस्ट जो है ना वो शाम को ही होता है। ठीक है बच्चों, कल कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, 3 बजे हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ, एक चीज रह गई थी कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप होता है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज थी जो आपने समझनी है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कि ट्रांसक्रिप्शन खत्म कैसे होती है? जब जीन एंड होती है तो जीन के एंड पर ऐसा क्या होता है, तो याद रखें, जीन के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे पता चलता है कि बस आरएनए जो है ना अपनी जो है ना वो करना। तो जीन कंटेन जीसी बेस पेयर्स, काफी ज्यादा जीसी बेस पेयर्स होते हैं, और उसके बाद एटी बेस पेयर्स होते हैं। सो सीरीज ऑफ जीसी पेयर्स या बेस पेयर्स कह लें, बेस पेयर्स, ये लाइन लिख लें, कभी इंशाल्लाह काम आएगी आपके। फॉलोड बाय वावा सारे 80 बेस पेयर्स। ये जीन के अंदर स्टॉप सिग्नल होता है भाईजान, इसके आगे आरएनए नहीं बनाना। तो जो आरएनए बन रहा होता है उस आरएनए के ऊपर इस स्टॉप सिग्नल की रिजल्ट में क्या बनता है, उसके अंदर जो है ना जीसी हेयर पिन बन जाती है, मैसेंजर आरएनए। एज ए रिजल्ट मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए कंटेन जीसी हेयर पिन, उसके अंदर एक हेयर पिन बन जाती है जो आपकी बुक में बनाई भी गई है। जीसी हेयर पिन बन जाती है, और फिर वो हेयर पिन इस तरह से लूप खा के निकल आती है बाहर, यानी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बबल में से, ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है, इस बबल में से, ट्रांसक्रिप्शन बबल में से ये बाहर आ जाता है। सो वो एक हेयर पिन बनती है जिसको हम जीसी हेयर पिन कहते हैं, और उसके बाद फॉलो होते हैं, फॉलोड बाय 4 या 4 से ज्यादा 4 और मोर यू वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। यू वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर काफी ज्यादा यू वाले सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ेंगे, जो इस बात की इंडिकेशन होगी कि यहाँ पे मैसेंजर आरएनए खत्म हो गया। लेकिन जिस जीन से मैसेंजर आरएनए बन रहा था उस जीन के ऊपर जो टर्मिनेटर सिग्नल है वो वावा सारे जीसी बेस पेयर और वावा सारे एटी बेस पेयर की फॉर्म में होंगे। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो रह गई थी, जो मैंने लाइट जाने से पहले बतानी थी। ठीक है जी, अब आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप में से एक स्टूडेंट है जो बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा। एक दो स्टूडेंट है वो अपनी ना क्वालिटी को बढ़ा लें, लेकिन यहाँ से हर चीज क्लियर जा रही होती है। ठीक है, चलें जी। कल का टेस्ट भी जो है वो आप लोगों का नहीं हुआ था, याद है आप लोगों को? कल का टेस्ट वो आप लोगों ने क्या करना है, कल वाले लेक्चर में जाके अटेम्प्ट करना है, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है, वो आप लोगों का टेस्ट शुरू हो जाएगा। और आज वाला भी जो है वो आपने स्टार्ट टेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी बल्कि आप लोग स्टार्ट टेस्ट कर लें, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्टार्ट करवाना है। चलें स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट करवा रहा हूँ, रेडी हो जाएं। कल वाले लेक्चर में भी आप लोगों ने टेस्ट स्टार्ट कर लेना था, वो बाद में भी आप लोग स्टार्ट टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट कर दें जी। ट्रांसलेशन की डिटेल जो है वो रह गई है, मुझे उम्मीद थी कि ख़त्म हो जाएगा। सो ट्रांसलेशन की जो डिटेल है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, और इसकी वीडियो एनिमेशन HD एनिमेशन के साथ हर स्टेप को मैं इंशाल्लाह एलोबरेट करूंगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो टेक्निकल इश्यूज की वजह से सिस्टम बंद होने की वजह से हमारा टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन मैं तो आज फुल फॉर्म में था, फुल चौके छक्के लग रहे थे। अगर टाइम मिलता तो मैं ट्रांसलेशन भी कंप्लीट कर देता, लेकिन अब क्या करें, जिंदगी के साथ ही चलना पड़ता है। जिन लोगों का टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ वो रिफ्रेश करके पेज को स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करें। कल इंशाल्लाह हम ट्रांसलेशन को और उन वो जो वीडियो एनिमेशन है उसको देख लेंगे।